हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लोकी के एपिसोड नंबर 2 को, जिसमें मैं आपको लोकी के एपिसोड 2 के रिकेप के साथ साथ कई सारी डिटेल्स भी दूंगा, जिन डिटेल्स को डेफिनेटली आपने इस एपिसोड को देखते वक्त मिस कर दिया होगा। इसके अलावा इसके एपिसोड 2 में हमें पहले से कई ज्यादा रेफरेंस भी देखने मिले, जिनका कनेक्शन इस बार भी हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स, एमसीयू और मार्वल की कॉमिक बुक से है। जिन सारी की सारी डिटेल्स को मिलाकर डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और इस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, खास करके तभी ही जब आपने लोकी की इस सीरीज को नहीं देखना शुरू किया है तो, क्योंकि सच में इसका असर एमसीयू के यूनिवर्स पर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, खास करके एमसीयू की टाइमलाइंस पर, क्योंकि ये सीरीज टाइमलाइन के साथ साथ मल्टीवर्स में भी कई सारे गोलमाल करने वाली है। इसलिए शायद इन सारी की सारी चीजों से निपटने के लिए जो बात केविन फेगी ने बिल्कुल साफ साफ कही है, डॉक्टर स्ट्रेंज को ही आगे आना होगा। और अब इस सीरीज के 2 एपिसोड्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये जिम्मेदारी शायद टीवीएस से ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज संभालने वाले हैं, वो भी उनकी अपकमिंग फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स फिल्म में। बाकी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में भी हमें उसका इफेक्ट देखने मिलेगा। और रही बात उस फिल्म के ट्रेलर की, तो मुझे लगता है कि सोनी पिक्चर्स वालों को एमसीयू की तरफ से परमिशन दी जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की, क्योंकि पहले ही एमसीयू की तरफ से 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि एक का प्रमोशन और दूसरे का प्रीमियर, जिसमें से एक तो लोकी की सीरीज है और दूसरी है ब्लैक विडो फिल्म, जिसका प्रमोशन भी शुरू हो गया है और फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इसलिए पहले इन 2 चीजों से पीछा छुड़ाया जाएगा, उसके बाद अगले मंथ के एंड से पहले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको बाकी दूसरी किसी भी चीजों पर इतना ज्यादा अभी के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस अभी के लिए तो लोकी की सीरीज पर ही होना चाहिए, खास करके एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमें इस बार इतने डीप मीनिंग्स के डायलॉग सुनने के लिए मिले हैं, जो शायद आगे चलकर कुछ कैरेक्टर्स को चेंज, टीवी और टाइमलाइन की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। कैसे? अब आते हैं आपके पूरे के पूरे टाइम को इंट्रो के पहले बर्बाद करने के बाद उनकी सभी की सभी डिटेल्स पर, लेकिन हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। तो अब आ जाए लोकी के एपिसोड नंबर 2 पर। तो इसकी शुरुआत होती है ऑस्कॉस विस्कॉन्सिन की जगह से और ये टाइमलाइन है 1985 की, जिस जगह की एक बोर्ड की साइन पर हम ड्रैगन फ्लाई नाम के ईस्टर एग को देख सकते हैं। और बेसिकली इस फेस्टिवल की बात करें तो इस फेस्टिवल का नाम है रिनेसा फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल में बेसिकली पुराने जमाने के लोगों के कॉस्ट्यूम को पहनकर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। और हाँ, कई लोग एक साथ आकर इस जगह पर गेट टुगेदर भी करते हैं, यही बात करने के लिए कि उनके पूर्वज कितने महान थे। बाकी एमसीयू के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइमलाइन में हमें हांग पेंग सूट बनाते मिले थे और उसके 1 साल बाद कैरल डैनवर्स और मारिया रेम्बो ने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। और फिल्म के अकॉर्डिंग बात करें तो इस ईयर बैक टू द फ्यूचर फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिस फिल्म की कहानी भी टाइम ट्रेवलिंग पर ही बेस्ड थी। और अब एमसीयू की ये लोकी की सीरीज भी, और उसी के साथ साथ हमें इस जगह पर एगाथा हार्कनेस का रेफरेंस भी देखने मिलता है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट ठीक इसके पहले एपिसोड के इस सीन में दिखाई गई पैगी कार्टर की अपीयरेंस की तरह, जिसे काफी लॉन्ग डिस्टेंस से रखकर शूट किया गया था। इसलिए क्लियरली तो नहीं कह सकते कि टीवीए में सच में उस एजेंट ने पैगी कार्टर को ही पकड़ कर लाया था या फिर नहीं, लेकिन हाँ अभी के लिए तो उसके रेफरेंस या फिर कह लो ईस्टर एग चल ही रहे हैं, इसलिए एगाथा का भी रेफरेंस एक ईस्टर एग के तौर पर बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी बात करें टीवीए वालों की, तो उनकी कमांडर C-20 उन सभी को लीड करते हुए एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए यहाँ पर लाई है, जो कि बेसिकली एक ट्रैप ही है, क्योंकि इसी के पहले एपिसोड के एंड में हमने उस दूसरे लोकी को टीवीए के मेंबर्स को हंट करते हुए ही देखा है। और यहाँ पर भी वो उन सभी को ठीक उसी सिचुएशन में फंसाकर या फिर कह लो उनके कमांडर C-20 को अपने कंट्रोल में लेकर बाकी सभी के सभी टीवीए के एजेंट्स को मरवा देती है, जिसके बैकग्राउंड में हम इस वीक काफी ज्यादा हिट हुए सॉन्ग होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो सुन सकते हैं, जिसे गाया था बॉनी टाइलर ने। और इसके पहले सॉन्ग को इसी हफ्ते केविन स्मिथ की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की सीरीज में सुन चुके हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, और दूसरे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के गेम में। और अब तीसरी बार इस सॉन्ग को हम लोकी की सीरीज में सुन रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा ये सॉन्ग अगर किसी फिल्म में सबसे ज्यादा फिट बैठा था सिचुएशन के हिसाब से, तो वो फिल्म अब भी मेरी नजर में तो श्रेक 2 ही है। और अब फिर से आ जाए स्टोरी पर, तो हमें वहाँ पर कुछ ही देर बाद दूसरे वर्जन का लोकी भी नजर आता है या फिर आती है, जिसने यहाँ पर टीवीए के एजेंट्स को किस लिए बुलाया था, वो मकसद भी हम उसका पूरा होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे टीवीए के एजेंट से या फिर कह लो कमांडर से वो डिवाइस चाहिए था जिसकी मदद से वो लोग टाइम ट्रेवलिंग करते हैं। और इसके पहले के एपिसोड में हमने उसे टाइम को रीसेट करने वाले डिवाइस को चुराते हुए देखा, जिन सभी चीजों को वो कई टाइम से जमा कर रही है, यानी कि इस दूसरे वर्जन की लोकी की प्रिपरेशन कई टाइम से टीवीए में चल रही है, जिसमें वो हर बार टीवीए के एजेंट्स को अपने ही जाल में फंसाती है और अपना काम भी निकाल लेती है, जैसा हम उसे यहाँ पर करते हुए भी देखते हैं। जिसके बाद लोकी का वो वर्जन C-20 को अपने साथ ले जाती है और फिर शुरू होता है इंट्रो, जो ठीक इसके पहले की एपिसोड की तरह ब्लैक एंड व्हाइट है और कहीं ना कहीं यही हिंट दे रहा है कि लोकी का ये वर्जन ऐसी ही किसी टाइमलाइन से बिलोंग करता है। और फिर इंट्रो के बाद हमें दिखता है लोकी जब
टीवी के अंदर काम करने लगा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यानी कि लोकी यहाँ पर यही जानना चाहता है कि टीवीए काम किस तरीके से करता है और वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकता है, जिसके लिए वो यहाँ पर कई सारे टॉर्चर्स भी झेलता है। यानी कि टीवीए को समझने की अंडरस्टैंडिंग और बार बार उससे पूछे जा रहे क्वेश्चन का जवाब देना, जो क्वेश्चन उसे मिस मिनट पूछ रही है। और ये क्वेश्चन भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर आपको भी काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि टीवीए की लिमिट टाइमलाइंस को लेकर कितनी ज्यादा है और कितनी नहीं। क्योंकि कुछ टाइमलाइंस ऐसी है जो अगर उनके हाथों से निकल गई तो उन टाइमलाइंस पर खुद टीवीए वाले भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पर समझाने का मतलब यही है कि टीवीए के हेडक्वार्टर पे मॉनिटर पर जो टाइमलाइन चल रही है, अगर उसमें कई सारी डिफरेंट टाइमलाइंस बनती है और वो टाइमलाइंस जाकर रेड लाइन को टच कर देगी, तो फिर वो टाइमलाइन एक रियलिटी बन जाती है, जिसे बाद में रीसेट नहीं किया जा सकता। यानी कि टाइम से निकली हुई दूसरी टाइमलाइंस की भी एक लिमिट होती है, जो ट्रेवल कर रहे शख्स का पूरा फ्यूचर बदल सकती है, जिसके बारे में मैं आपको इसके पहले ही एपिसोड में बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी वही चीज समझाई गई है, जो कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर करती ही है कि टीवीए में भी लूप निकाले जा सकते हैं, जैसा लूप लोकी के दूसरे वर्जन में ढूंढा है। और इस बात से हमें वही दूसरे लोकी का मकसद भी समझ आता है, जो अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर खुद को टीवीए के एजेंट से बचा रहा है। कैसे, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि अभी बात चल रही है टीवीए में लगे अभी काम पर लोकी की, जो उसी ऑफिस में बैठकर जेटस्की की मैगजीन पढ़ रहा था, जो मैगजीन मॉर्बियस की है। और वो वहाँ पर आकर उसे मैगजीन रखने के लिए कहता है और उसे अपने साथ एक अगले मिशन पर जाने के लिए कहता है, यानी कि वही 1985 का मिशन, जहाँ पर कुछ एजेंट्स फिर से गायब हो गए हैं। और मॉर्बियस यहाँ पर लोकी को एक जैकेट भी देता है, ताकि दूसरे टीवीए के एजेंट्स उसे दूसरी टाइमलाइन का लोकी समझकर मार ना दे। इसलिए उसके जैकेट पर वेरिएंट बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो बात लोकी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और देखा जाए तो टीवीए वाले भी जल्दी लोकी पर ट्रस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि लोकी की हिस्ट्री ही एमसीयू में कुछ ऐसी है। और उसके अलावा जब मॉर्बियस अपने लोगों को लोकी के बारे में समझाता है, यानी कि दूसरे लोकी के बारे में, तो वो एग्जाम्पल अपने ही सामने खड़े हुए लोकी के वर्जन का देता है, जिस बात को इनकार करते हुए लोकी यही कहता है कि उससे बेटर वर्जन का दूसरा और कोई लोकी हो ही नहीं सकता। बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको कहा, टीवीए में ना तो लोकी पर कोई ट्रस्ट करता है और ना ही उसे इतना ज्यादा स्मार्ट समझता है, जिस बात पर खरा लोकी बस थोड़ी ही देर में उतरने वाला होता है। लेकिन उससे पहले हम वहाँ पर लोकी के कई सारे अलग अलग वर्जन के लोकी देखते हैं, जिन्हें देखकर ये बात तो तय है कि अब एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे वर्जन के लोकी नहीं बल्कि बाकी दूसरे और भी वर्जन के सुपर हीरोज मौजूद है। जिसके बाद वहाँ पर लोकी का प्रोजेक्शन स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हम वेरिएंट यानी कि लोकी के अलग अलग वर्जन के नंबर भी देखते हैं। और हाँ, स्टार्ट के इस नंबर में मिस्टेक तो है ही, जो हमें दूर से अलग और नजदीक आने पर अलग होती हुई नजर आती है, लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलता। बट हाँ, बात करें लोकी के कलर की, तो लोकी को जिस ब्लू कलर का हमें दिखाया जा रहा है वो लोकी की असली स्किन है, क्योंकि लोकी ओडिन का बेटा नहीं बल्कि लेफी का बेटा है। और वो एसगार्ड से बिलोंग नहीं करता बल्कि जॉडलहाइम से बिलोंग करता है, जिसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हमने थॉर 1 फिल्म में देखी है। और ये भी कि लोकी ने अपने असली पिता को मार दिया था ओडिन के लिए। उसके बाद आता है लोकी का ये वर्जन, जो कि हमें रेफरेंस टूर दी फ्रांस के इवेंट की दे रहा है, जिस इवेंट में इस कप को ग्रैंड थॉमस कप कहा जाता है। और हाँ, इस कप को लेकर 2019 में ये भी कहा गया था कि ये चोरी हुआ था, तो शायद हो सकता है कि बीडी कूपर की तरह इसमें भी हाथ लोकी का ही हो, यानी कि चीटिंग कर स्पोर्ट्स को जीतना। और फिर नो डाउट ये अगला लोकी हमें हल्क की तरह दिखता है और ये वाला शायद किंग लोकी की तरह दिख रहा है। और आखिर का लोकी हमें बाबिरियन या फिर वाइकिंग्स की लोकी की याद दिला रहा है, जिस लास्ट के 3 वर्जन के लोकी को हम लोकी की कॉमिक बुक में भी देख चुके हैं, जिसका नाम एजेंट्स ऑफ एसगार्ड है। और उसी कॉमिक बुक से रिलेटेड एक और ईस्टर एग हमें इस एपिसोड के एंड में देखने मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और उसी के साथ साथ मॉर्बियस वहाँ पर अपने लोगों को ये भी डिटेल देता है बाकी सभी के सभी लोकी से रिलेटेड, कि हर एक लोकी के पास उनकी अलग अलग पावर्स है, जो डेफिनेटली हर एक वर्जन के लोकी को काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है। और टीवीए में खड़ा हुआ लोकी अपनी पावर्स उन सभी के सामने यही कहकर रिवील करता है कि वो दूसरों की नकल कॉपी करने में उस्ताद है। और नो डाउट इसकी भी सारी की सारी डिटेल और हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने एमसीयू की फिल्मों से गुजर चुकी है, कि लोकी रूप बदलने में कितना ज्यादा माहिर है। और फिर वो सभी उस 1985 की टाइमलाइन में पहुंचते हैं, जहां पर बाकी दूसरे लोग उन सभी को घूर रहे होते हैं। इसके अलावा अगेथा की डुप्लीकेट भी, जो इस टाइमलाइन के रीसेट होने के बाद ये सब कुछ भूल जाएगी। और हाँ, वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग भी। बाकी अब इस टाइमलाइन में आने की वजह से लोकी की पावर्स फिर से वापस आ गई है, जिसका अंदाजा मॉर्बियस को बहुत अच्छी तरीके से है। और वो जानता है कि लोकी उसे किस सिचुएशन में धोखा देगा और किस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोकी तो लोकी है, जो वहाँ पर पहुंचकर अपनी ट्रिक दिखाने में पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कामयाब होता है, क्योंकि मॉर्बियस लोकी की बात में पूरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ लोकी उन सभी लोगों का टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से वेस्ट कर यही बता देता है कि उसे हल्के में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। इसके अलावा लोकी का प्लान टाइम कीपर से मिलने का होता है, ताकि वो ऐसी ही बात में फंसाकर उनकी गद्दी हथिया ले, यानी कि टीवीए पर अपना कब्जा जमाने का प्लान अब लोकी ने यहाँ पर बना लिया है। क्योंकि लोकी के अकॉर्डिंग या फिर कह लो हम फैंस के अकॉर्डिंग अब एमसीयू के यूनिवर्स में टीवीए से ज्यादा पावरफुल दूसरी और कोई चीज
चीज नहीं। बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो तो लोकी के और एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेंगे। इसलिए अभी के लिए टीवीए को ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने देते हैं इस एमसीयू की टाइमलाइन में। खैर तो अब इस बात से मॉर्बियस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है और हाउस के लोग भी, जिसके बाद हम वहाँ पर टाइम रीसेट के डिवाइस को उस सारी की सारी टाइमलाइन को रीसेट होते हुए देखते हैं कि ये डिवाइस काम कैसे करता है, जिसके एक्टिव होने के बाद उसकी टाइमलाइन में जो कोई भी आता है उन सभी को बिल्कुल ही रीसेट यानी कि मिटाकर उस टाइमलाइन से हटा देता है, मानो जैसे वो उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही हाल लोकी का भी होने वाला था, जिसे फिलहाल तो मॉर्बियस ने बचा लिया है, लेकिन पहले ही मिशन में लोकी ने उसे डिसअपॉइंट किया है, जिसकी रिपोर्ट रवोना तक पहुंच गई है और हाँ टाइम कीपर्स तक भी, क्योंकि उनकी नजर लोकी के कर रहे कारनामों पर बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। ये बात रवोना खुद मॉर्बियस को बताती है तब जब मॉर्बियस उसके साथ ऑफिस में बैठकर लोकी को अगले चांस देने की बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस वर्जन के लोकी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और वहीं पर हम रवोना को उन दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड करते हुए भी देख सकते हैं, यानी कि टीवीए में हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है। और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मॉर्बियस ने आज तक टाइम कीपर्स को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसे रवोना की कही गई बातों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और हाँ, टीवीए में काम कर रहे हर एक शख्स को, जो एक हिसाब से टीवीए में रहकर काम नहीं बल्कि स्लेवरी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये पेन का रेफरेंस जो कि फ्रैंकलिन रॉसवेलेट हाई स्कूल का है, जिस स्कूल में ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट किया जाता है, और इसी पर्पज से स्कूल को क्रिएट किया गया था, क्योंकि ब्लैक लोगों की हिस्ट्री अमेरिका में इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और मॉर्बियस के अकॉर्डिंग रवोना को ये चीज उसके किसी खास एनालिस्ट ने दी है। अब हिंट के तौर पर ये शायद मेफिस्टो की तरह कैंग द कॉन्करर हो सकता है, लेकिन लोगों की थियरी से ज्यादा अब भी टाइम कीपर्स के एक मेंबर पर ही लगी हुई है। जब रवोना की यहाँ पर बातचीत के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि टाइम कीपर्स 3 नहीं बल्कि एक ही है, लेकिन उसे टीवीए में 3 अलग अलग पर्सनालिटी के नाम से ही बताया गया है। बाकी सच क्या है अगेन उसका पता हमें आगे ही चलेगा, अभी नहीं। बाकी रवोना का कनेक्शन टाइम कीपर्स के साथ यहाँ पर जिस तरीके का दिखाया गया है, उससे ये बात भी साफ होती है कि उसका मिलना जुलना टाइम कीपर्स से होता रहता है। बाकी ये भी हिंट कैंग द कॉन्करर के ही दे रहे हैं। छोड़ो अब इस टॉपिक को, क्योंकि थियरीज की हालत एमसीयू के यूनिवर्स में फिलहाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी मॉर्बियस को परमिशन लोकी को दूसरे मिशन पर ले जाने की मिल गई है, जिसमें अगर कोई भी गलती होगी तो अंजाम मॉर्बियस को ही भुगतना होगा। ये बात भी रवोना मॉर्बियस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर लोकी को अपना गुस्सा दिखाता है कि उसकी वजह से उसका करियर खतरे में आ गया था, लेकिन फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और लोकी उसे यही बताता है कि उसे दूसरे वर्जन के लोकी को समझने के लिए उसे भी समझना होगा, तभी जाकर वो उस दूसरे वर्जन के लोकी को पकड़ सकता है। बाकी मॉर्बियस उसे फिर से समझाता है कि जिस वर्जन के लोकी को वो लोग पकड़ रहे हैं वो उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और ये बात फिर से लोकी को बुरी लगती है कि उससे ज्यादा ताकतवर फिलहाल तो वो किसी को भी आसपास नहीं देखता। और मॉर्बियस उसे यही बताता है कि इसी घमंड और जलन ने उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय किया था, जिसे अब फिर से उसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और अगर लोकी इन सब में पास होता है और दूसरे वर्जन के लोकी को पकड़ लेगा तो लोकी को इनाम के तौर पर टाइम कीपर से मिलवा दिया जाएगा। इसलिए लोकी की बेहतरी अपने काम पर ज्यादा फोकस रखने की होनी चाहिए, न कि टीवीए के लोगों को भटकाने में। और मॉर्बियस को ये भी पता है कि लोकी का प्लान टाइम कीपर्स को मारकर टीवीए को हथियाने का है, इसलिए जो वो कहता है लोकी को उसी पर ध्यान देना चाहिए, वरना अंजाम उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मॉर्बियस लोकी को रोता हुआ बच्चा भी बुलाता है, जो बात लोकी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, जिसका रिजल्ट लोकी मॉर्बियस को आगे देगा। लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों को टीवीए के एलिवेटर से फ्लोर नंबर 372 पर उतरता हुआ देखते हैं। और हाँ, ये एक ईस्टर एग है जिसका कनेक्शन सीधे जाकर टीवीए के सबसे पहले अपीयरेंस यानी कि द माइटी थॉर के इशू 372 से करता है, जिस 80s में आई हुई कॉमिक बुक की पूरी स्टोरी को मैंने ऑलरेडी टीवीए की एक्सप्लेन वीडियो में कवर कर रखा है, और वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द देखने मिल जाएगी। बाकी मॉर्बियस ने वहाँ पर लोकी को काम दूसरे लोकी की हिस्ट्री को पता लगाने का दिया है, यानी कि उस लोकी की सारी स्टोरी जिनकी फाइल्स को पढ़कर लोकी को कुछ सुराग ढूंढने हैं, जिन्हें पढ़ने में लोकी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो स्टोर की मैनेजर के पास जाता है, यानी कि काउंटर पर, जो लोकी की बातों का रिप्लाई नहीं देती तब तक जब तक लोकी उस टेबल पर रखी हुई बेल को नहीं बजाता। जिसके बाद वो औरत लोकी को रिप्लाई देती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए, और लोकी उससे इस पूरे के पूरे टीवीए की इन्फॉर्मेशन मांगता है कि टीवीए कैसे बना, टाइम कीपर्स कौन थे, वगैरह वगैरह, जो वो उसे डिटेल्स देने से बिल्कुल ही मना कर देती है कि लोकी को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और जो उसे इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, जैसा कि लोकी उसे कहता भी है कि टीवीए से रिलेटेड उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वही लाकर उसे दे दे, तो वो औरत उसे लोकी की ही फाइल लाकर देती है, यानी कि इस वर्जन के लोकी की फाइल, जिसमें लोकी को इस बार एक हिंट मिलता है, वो भी रैग्नारॉक का। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं फिर से कॉमिक बुक के एक और रेफरेंस पर, क्योंकि काउंटर पर बैठी हुई इस औरत के मॉनिटर की स्क्रीन पर हम ट्रेसी विलियम नाम की एक शख्स का भी नाम सुनते हैं, जिसने टेस्ट्रैक की मदद से खुद को गॉडथेप ओमेगा नाम की जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था। और कॉमिक बुक में ये जगह इविल गमोरा की है, जिसकी हिस्ट्री में गमोरा ऑब्वियसली गॉडथेप ओमेगा नाम के प्लेनेट पर राज करती है। बाकी अब आ जाए थॉर द रैग्नारॉक के इवेंट पर, जिसे हमने ऑब्वियसली थॉर द रैग्नारॉक फिल्म में देखा है, जिस इवेंट के होने की वजह से एसगार्ड की पूरी 9000 तक की पॉपुलेशन
मारी गई थी। और इस बात का अफसोस उस लोकी को भी होता है क्योंकि लोकी को एसगार्ड से प्यार है और वहाँ के लोगों से भी। रीजन यही है कि लोकी एसगार्ड का राजा बनकर उन सभी पर राज करना चाहता है और जब उसकी प्रजा ही नहीं बचेगी तो फिर वह एसगार्ड में राज किस पर करेगा। इसलिए एसगार्ड के डिस्ट्रॉय होने पर लोकी को काफी बुरा लगता है। बाकी लोकी को जो वहाँ पर डिटेल मिलती है वो उसे लेकर मॉर्बिस का खाना खराब करने के लिए पहुंच जाता है और उसके खाने को खराब करते हुए वो उसे रैग्नारॉक में हो रहे इवेंट को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हल्क का वहाँ पर जाकर बायफ्रोस्ट को डिस्ट्रॉय करना, जो कि हमने अगेन रैग्नारॉक फिल्म में देखा है, या फिर वो खुद जाकर अगर वहाँ पर कुछ भी करेगा तो उसका इफेक्ट टाइमलाइन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और टाइमलाइन वहीं पर रुक जाएगी। जिसका मतलब साफ है कि दूसरे वर्जन का लोकी भी खुद को ऐसी ही किसी इवेंट में छुपा कर बैठा है ताकि उसे टीवी वाले बिल्कुल भी ट्रेस ना कर पाए। ऐसे वो टाइमलाइन में बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ रहेगा। और मॉर्बियस लोकी के इस आइडिया को टेस्ट करने सीधे इटली के पॉम्पी के इवेंट में पहुंच जाता है जिसका ईयर 79 AD था। और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था उस पर पूरी की पूरी फिल्म और हिस्ट्री भरी पड़ी है कि कैसे ये पूरी इटली की पॉम्पी सिटी एक एक्टिव वोल्केनो के चलते डिस्ट्रॉय हो गई थी। और लोकी वहाँ पर जाकर सभी को उनकी मौत की खबर भी देता है और कई सारे हिस्ट्री में चेंजेस भी करता है, जैसे कि वहाँ पर रखी हुई बकरियों को भगाना और जोर जोर से चिल्लाकर सभी को बताना, जिसका असर टाइमलाइन पे नहीं होता। और मॉर्बियस इस चीज को झट से पकड़ लेता है, जिसके बाद उस सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले वो दोनों सीधे टीवी पहुंच जाते हैं और अपनी सर्च को करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें दूसरे वर्जन के लोकी को कहाँ ढूंढना चाहिए, जिस काम में लोकी को काफी ज्यादा बोर होता है और हाँ मॉर्बियस को भी। उसके बाद वो दोनों अकेले में काफी डीप मीनिंगफुल वाला डिस्कशन करते हैं जो कि अगेन MCU के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोकी मॉर्बियस से उसकी जेट्स की मैगजीन के बारे में पूछता है कि 90s की वो मैगजीन उसके टेबल पर क्या कर रही है। और उसके जवाब में मॉर्बियस उसे यही बताता है कि 90s का वो टाइम पीरियड उस जेट्स की और उसके सपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें लोग अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे थे। लेकिन अफसोस वैसी कोई भी लाइफ को TVA के चलते जी नहीं सकता क्योंकि TVA ही उसका फ्यूचर और पास्ट है। जो चीज अगेन हमें यही बताती है कि मॉर्बियस और उसके जैसे TVA में काम कर रहे लोग एक स्लेव है। इसके अलावा 90s के टाइम पीरियड को यहाँ पर मॉर्बियस की तरफ से कोट करने की बात भी बिल्कुल सच है, जिस पर आप भी एग्री होगे कि 90s का टाइम पीरियड इंसानों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था। इससे अच्छा साल लोगों ने कभी जिया ही नहीं। बाकी आते हैं फिर से उनके टॉपिक पर, जिस टॉपिक में लोकी खुद की बात कर मॉर्बियस को एग्जाम्पल देता है, जैसे कि वो लूफी का बेटा था जिसे ओडिन ने पाला और मॉर्बियस उसकी बातों को रोककर यही कहता है कि भगवान, फ्रॉस्ट जायंट जैसी सारी की सारी चीजें, और अंत में रिजल्ट यही निकल कर आता है कि तुम कहाँ से आए हो, यानी कि भगवान, ब्रह्मांड का बनना, ये सारी की सारी चीजें। तो जवाब नहीं मिलता। वैसा ही जवाब उन सभी को यहाँ पर काम कर TVA में मिलता है क्योंकि TVA ही उसके लिए सब कुछ है और वो खुद को काफी ज्यादा लकी समझता है, जिसकी वजह से वो खुद को जिंदा और बिल्कुल रियल फील करता है। लेकिन फिर भी उसका सपना 90s में जाकर उस जेटस्की को चलाकर उस इवेंट के मजे लेने का है, क्योंकि जब टाइम कीपर्स का काम उनकी टाइमलाइन को बिल्कुल स्टडी या फिर कह लो ठीक करने का हो जाएगा, जिससे पहले वो लोग टाइमलाइन पर नजर रखते थे और उसके बाद उन्होंने TVA बनाया, तो उनके उस फाइनल काम के बाद टाइमलाइन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी और TVA भी ऐसे खत्म हो जाएगा। और टाइम कीपर्स के उन कामों में बिजी रहने की वजह से उनका काम इस टाइमलाइन को बैलेंस रखने का है। लेकिन लोकी उसे ये भी बताता है कि TVA में वही दोनों ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ पर घूम फिर रहे हैं और कुछ भी करते हैं, जिस पर कोई भी रोक ठोक नहीं। इसके बाद लोकी अपनी इस बातचीत को यही कहकर एंड करता है कि कोई भी बुरा अंत तक बुरा नहीं रहता, जो कि खुद उसी का रेफरेंस है, यानी कि लोकी के कैरेक्टर में चेंजेस। उसके बाद वो अच्छे को भी कोट कर यही कहता है कि कोई भी अच्छा अंत तक अच्छा नहीं रहता, जो शायद से हो सकता है कि मॉर्बियस के कैरेक्टर पर लागू हो, क्योंकि अभी के लिए तो मॉर्बियस का कैरेक्टर हमें काफी ज्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है, यानी धीरे धीरे इस कैरेक्टर की सोच बदलेगी और MCU में भी ये कैरेक्टर सच में कुछ ना कुछ करेगा ही, जिसके हिंट हमें आगे भी मिलते हैं, जिस सीन के आने पर ही मैं आपको वो डिटेल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर लोकी जिस रोते हुए बच्चे का मुहावरा देता है जिसे इसके पहले उसे मॉर्बियस ने दिया था, तो उस बात से मॉर्बियस को हिंट मिलता है उसी चर्च का, जिस चर्च में एक बच्ची उसे लूक कैंडी देती है और डेविल की तरफ कोट करती है कि मेफिस्टो लोकी का दूसरा वर्जन यहाँ पर आया था, यानी कि उसके अंदर की अच्छाई और साथ ही साथ उन्हें मिला हुआ एक हिंट कि डिजास्टर की ऐसी कौन सी टाइमलाइन में वो लोकी छुपा बैठा है, क्योंकि जिस कैंडी से उसका पता लगाना है वो कबोली कैंडी ईयर 2047 से लेकर ईयर 2051 में बनी थी, यानी कि उसी के बीच की टाइमलाइन में जो कोई भी डिजास्टर हुए थे उन्हीं में से किसी टाइमलाइन में दूसरे वर्जन का लोकी छुपा बैठा है। और ये चीज शर्त लगाने के बाद सीधे लोकी को मिलती है, जो अगेन मार्वल की कॉमिक बुक का एक और रेफरेंस है और हाँ MCU के यूनिवर्स का भी। और ये रेफरेंस रॉक्सॉन कार्ड का है, जिसे हम रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अपने पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करती है, लिटरली कहीं पर भी। मान लो जैसे कि ऑस्क्रोप में वेपन बनाने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करना, या फिर फैंटास्टिक 4 की रिसर्च में भी। उसके अलावा इस कंपनी को डिएगो एगर नाम का कैरेक्टर करता है, जिस पर मैं इसके ट्रेलर में भी ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और हाँ, रॉक्सॉन कार्ड के बारे में भी, जिस फ्यूचर में ये जगह एक मॉल है और हैरिकेन से बचने की एक अच्छी जगह भी, जो ज्यादा टाइम तक तो हैरिकेन के चलते लोगों को बचा नहीं सकी, लेकिन हाँ दूसरे टाइमलाइन के लोकी को छुपा जरूर सकती है, जिसकी डिटेल लेकर मॉर्बियस रवोना के पास
पास पहुंचता है और उससे परमिशन मांगता है, जो वो उसे बिल्कुल भी नहीं देती क्योंकि ये प्लान लोकी का है। बट ना चाहते हुए मॉर्बियस मॉर्बिस रवोना को मनवा लेता है और सीधे TVA के यूनिट को लेकर रॉक्सन कार्ट के उस फ्यूचर में पहुंच जाता है जहाँ पर हैरिकेन या फिर कह लो डिजास्टर होने ही वाला है। बट यहाँ पर पहुंचकर हंटर B-15 लोकी को अपने साथ रहने का ऑर्डर देती है और मॉर्बिस हंटर B-15 को यही कहता है कि वो सबसे बड़ी गलती कर रही है क्योंकि लोकी को उसके साथ होना चाहिए। बट ना चाहते हुए लोकी मॉर्बिस को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग अलग अलग होकर उस काफी बड़े मॉल में लोकी के दूसरे वर्जन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले जब लोकी उस मॉल में एंटर करता है तो वो पूरा भीगा हुआ लोकी अपनी मैजिक ट्रिक से इल्यूजन क्रिएट करता है और खुद को सभी TVA वालों के सामने सूखा हुआ दिखाता है, जिसमें अगेन लोकी कई ज्यादा माहिर है। लेकिन अंदर से लोकी अब भी गीला ही है, लेकिन फिलहाल तो उसके मैजिक के चलते वो लोगों को नजर नहीं आएगा, जिसके पीछे की डिटेल हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड फिल्म में देखी थी, तब जब थॉर अपने भाई लोकी से प्रिजन में मिलने जाता है, जिसका इल्यूजन लोकी को काफी ज्यादा तंदुरुस्त दिखाता है। लेकिन थॉर के कहने पर हम लोकी का दूसरा डिप्रेशन वाला वर्जन भी देखते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है, यानी कि एक और ईस्टर एग। और बात है मॉल पर, जहाँ पर कंट्रोल रूम से उन सभी पर नजर दूसरे वर्जन की लोकी रख रही है और साथ ही साथ उसने एक प्लानिंग भी कर रखी है, जिस प्लानिंग को वो यहीं से अंजाम देने वाली थी। लेकिन फिलहाल तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग चीजों में थोड़ी फेरबदल TVA से आए हुए लोकी की वजह से हुआ है, यानी कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए और वो यहाँ पर TVA की टाइमलाइन से आए हुए लोकी का टाइम पास करवाती है, यानी कि उसे अपने जाल में फंसाकर और यही बताकर कि वो उससे काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन ये सब कुछ वो दूसरे वर्जन की लोकी अपनी ट्रिक को यूज कर करती है, जिसमें वो वहाँ पर खड़े हुए एक शख्स को C-20 की तरह कंट्रोल करती है और बाद में वो शख्स हंटर B-15 को पकड़कर लोकी की वो पावर उसमें ट्रांसफर कर देता है और ऐसे कर लोकी का टाइम वेस्ट किया जाता है, जिसमें लोकी यानी कि TVA की टाइमलाइन से आया हुआ लोकी उस दूसरे वर्जन की लोकी को या फिर कह लो फीमेल वर्जन की लोकी को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, जिस ऑफर में वो उसे वही अपना प्लान समझाता है TVA में राज करने का। और फीमेल लोकी उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि उसके पास उससे भी काफी अच्छा प्लान मौजूद है। इसके अलावा फीमेल लोकी यहाँ पर ये बात भी कंफर्म करती है कि उसे मल्टीवर्स में बाकी दूसरे लोकी के बारे में भी पता है, यानी कि लोकी के बाकी और दूसरे कितने वर्जन्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स। लेकिन उसे कंफर्म ये नहीं पता था कि TVA वाले किस वर्जन के लोकी को उसे पकड़ने के लिए लाए गए और जिस वर्जन को उसके सामने लाया गया है उसे वो फीमेल लोकी काफी ज्यादा वीक समझती है और बाद में अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए ये भी कहती है कि ये मैटर उसका बिल्कुल भी नहीं, जो कि हमें भी ये बात बिल्कुल साफ साफ समझाती है कि लोकी इस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क की गई एक गलती की वजह से आया है, या फिर कह लो हल्क की गई गलती, जिस टाइमलाइन में लोकी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब ऐसा हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए लोकी भी यही पता लगाने के पीछे है कि TVA काम कैसे करता है और फीमेल लोकी का वर्जन ऐसे कौन से फुल प्रूफ प्लान को अंजाम देगा जिसके चलते TVA जैसी काफी पावरफुल चीजें भी उसके आगे कुछ भी काम नहीं करेगी। और हम उस प्लान को यहाँ पर कुछ हिंट के तौर पर C-20 को बोलते हुए सुनते हैं, तब जब मॉर्बियस और उसके लोग उसे ढूंढ लेते हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ पर वो यही बात कर रही होती है कि उसे जल्द से जल्द घर जाना है क्योंकि उसने फीमेल लोकी को TVA की सारी खुफिया जानकारी दे दी है। इट मीन्स के वहाँ के गार्ड्स को TVA की कई सारी नॉलेज है और शायद ये भी कि TVA में किस प्रॉपर जगह पर टाइम कीपर्स रहते हैं। इसके अलावा फीमेल लोकी ने टाइम रहते हुए उन सारे के सारे टाइम इरेज के डिवाइस को वहाँ पर एक्टिव कर दिया और किसी तरीके के डोर को ओपन कर अगेन दूसरे पोर्टल की डिवाइस की मदद से जो किसी भी टाइमलाइन के डोर को ओपन करता है। और ठीक ऐसा ही होते हुए हम यहाँ पर भी देखते हैं और जब वो सारे के सारे डिवाइस एक्टिवेट होते हैं तो वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर गिरते हैं, जिसकी डिटेल आपको इस मॉनिटर की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी कि टाइम इरेज को फीमेल लोकी ने कहाँ पर यूज किया है MCU के यूनिवर्स में, जिससे डेफिनेटली उन सारी की सारी टाइमलाइंस पर इफेक्ट पड़ेगा जिस पर TVA की नजर बहुत ही अच्छे से बनी हुई है और वो बिल्कुल प्रॉपर टाइमलाइन में चल रहे हैं। लेकिन अब इतनी सारी टाइमलाइंस का एक साथ ब्रेक होना पूरे के पूरे TVA को हिलाकर रख देगा, इसलिए TVA के हेडक्वार्टर में भी हमें पूरी की पूरी वॉर की सिचुएशन देखते हैं और रवोना भी उस वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, जो शायद हो सकता है इसी बात का हिंट दे रही है कि TVA के हेडक्वार्टर में फीमेल लोकी घुसकर अपने किसी मिशन को अंजाम देने वाली है, जो शायद टाइम कीपर्स को उनके रास्ते से हटाना या फिर इस पूरे के पूरे TVA को खत्म करने का हो सकता है, ताकि TVA जैसी पावरफुल चीज MCU के यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही ना करे। इसके अलावा आ जाए मॉर्बियस पर, तो हम उस मॉल में TVA के एक एजेंट्स को वहाँ पर फंसे हुए सर्वाइवर्स के साथ काफी बुरा बर्ताव करते हुए देखते हैं और जब मॉर्बियस उसे रोकता है तो वो एजेंट मॉर्बियस को यही जवाब देता है कि क्या फर्क पड़ता है क्योंकि थोड़ी ही देर में ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और मॉर्बियस उसे रिप्लाई में यही कहता है कि वो मारे ही जाए भले से, लेकिन वो रिस्पेक्ट के हकदार है। और ये चीज हमें मॉर्बियस के कैरेक्टर को फिर से काफी ज्यादा अलग दिखाती है, जिसने ये नोटिस किया कि TVA वाले खुद के आगे टाइमलाइन में बाकी दूसरे किसी की भी वैल्यू नहीं करते, जिनमें से मॉर्बियस टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त उन सभी की काफी ज्यादा करता है, जो कि अगेन इस कैरेक्टर को क्या पता MCU के यूनिवर्स में अच्छा या फिर आगे अच्छा रखेगी या फिर लोकी के कहे मुताबिक अच्छी चीजें बुरे होने का जो हिंट है वो कहीं ना कहीं मॉर्बियस के कैरेक्टर पर भी लागू होता है। बाकी पता तो फ्यूचर में ही चलेगा, यानी कि लोकी के और बाकी के एपिसोड्स में। और अब उस फीमेल लोकी के टाइम एक्सप्लोजन पर आए जो MCU के यूनिवर्स में कई अलग अलग इवेंट्स में हो रहे हैं, उससे हो सकता है कि उसका असर MCU के फ्यूचर
पर भी कई ज्यादा बुरा पड़े, जो कि अगेन एक और जबरदस्त हिंट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म का दे रहा है। इसके अलावा फीमेल लोकी के हॉर्न की बात करें, जिसमें से एक सही और दूसरी टूटी हुई है, तो ये रेफरेंस एजेंट्स ऑफ एस्गार्ड का है, जिस वर्जन में लोकी इसी तरीके का टूटा हुआ क्राउन पहनता है। बाकी फीमेल लोकी के रेफरेंस को थॉर एंड लोकी की डबल ट्रबल इशू 3 की कॉमिक बुक से लिया गया है, जिस कॉमिक बुक में फीमेल लोकी के हाथ एक डिवाइस लगता है और उसकी मदद से वो डायमेंशन में अलग अलग ट्रेवल कर सीरीज की तरह कई सारे उनमें चेंजेस करती है। और अब हो सकता है कि यहाँ पर फीमेल लोकी ने अपने प्लान की कुछ हिंट्स दूसरे लोकी को दी ही होगी, जिसके बाद लोकी डिसाइड करता है उसी लोकी के पास जाने का, यानी कि उसके साथ जाने का, जहाँ जाने से उसे मॉर्बियस रोकता भी है। लेकिन कुछ हो उससे पहले ही लोकी वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म भी होता है। लेकिन इन दोनों के साथ जाने की वजह से हमें टीजर के सीन की याद आती है, जहाँ पर वो दोनों शांति से बैठकर शायद एक दूसरे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जिसके बाद दूसरे वर्जन यानी कि फीमेल लोकी अपनी राह पर निकल जाएगी। और ट्रेलर के अकॉर्डिंग इस जगह पर भी कई सारे धमाके होने वाले हैं, यानी कि एक्शन हमें इस प्लेनेट पर भी देखने मिलेगा, जिसकी लोकेशन अब भी अननोन है। और अब उसी अननोन की मिस्ट्री के साथ मुझे लगता है अब वीडियो को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि एपिसोड भी खत्म हो गया है और हाँ, इसकी सारी की सारी डिटेल्स भी, जिन्हें मैंने इसकी स्टोरी के रिकेप के साथ साथ आपको पूरी तरीके से दे दी है। बाकी अब आपकी राय क्या है लोकी के एपिसोड 2 की इन सारी की सारी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर मेरे हौसले को भी बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।